A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain the previous year question paper of MTS examination of 2017. As you know it well that I have been explaining it for the last some days and it is set 9 today that I am going to explain now. Yeah, it is set 9 today that I am going to explain. And question number 1 is the Statue of Liberty is situated in New York City. यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी में अवस्थित है. इज सिचुएटेड, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. न्यूयॉर्क सिटी के लिए इन प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है. अब किसी भी नाम के पहले चाहे वो छोटे जगह का नाम हो या बड़े जगह का नाम हो, आर्टिकल का यूज नहीं करते. कुछ को छोड़कर, जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, द यूएई, द सूडान, द नीदरलैंड्स, इनको छोड़कर हम द का यूज नहीं करते हैं, यानी वो भी नहीं चाहिए. द स्टैचू, स्टैचू के बाद ऑफ है तो द पहले लगा ही है. लिबर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल चाहिए ही नहीं, यानी यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. अब जानते हैं आप, नो एरर बताना कठिन काम है. नो एरर आप तभी सेलेक्ट कर सकते हैं ना जब आपका फुल कमांड हो इस चीज के ऊपर. इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था. 1 का आंसर डी हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कमेंट करें. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कमेंट करें सभी लोग. नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट बिजनेसेस पार्टनर टू. अब थोड़ा सा यहां ग्रामर के साथ छेड़छाड़ किया गया है. अब नॉट ओनली के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है. नॉट ओनली के साथ यहां बट है तो यहां केवल हम ऑल्सो का यूज करेंगे. हम एज वेल का यूज भी नहीं कर सकते. अब देखिए, भी के लिए हम एज वेल का यूज करते हैं, हम इवन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं और ऑल्सो का यूज करते हैं. भी के लिए इतने शब्द हैं, इन सब का हिंदी भी होता है. लेकिन जब नॉट ओनली के साथ यूज करना हो ना तो आप ऑल्सो ही यूज करेंगे. या तो बट ऑल्सो एक साथ होगा, नहीं तो बट के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तब ऑल्सो होगा, लेकिन ऑल्सो ही होगा. एज वेल नहीं होगा, इवन नहीं होगा, टू नहीं होगा, काट देना है. तो यहां टू के बदले ऑल्सो होगा. दूसरा मिस्टेक, बिजनेस पार्टनर में अपॉस्ट्रोफी एस की क्या जरूरत. तो डबल मिस्टेक है, लेकिन दोनों एक ही पार्ट में है, इसलिए आंसर सी होगा. यहां डबल मिस्टेक है. क्वेश्चन नंबर 3, ए स्ट्रेंजर एंटर्ड दैट रूम एंड क्लोज्ड ऑल द विंडोज. एक स्ट्रेंजर मेरे कमरे में प्रवेश किया और सभी खिड़कियों को बंद कर दिया. बात है में प्रवेश करने की. ध्यान देंगे, एक चीज खास आपको बताने जा रहा हूं. में प्रवेश करना, वीडियो में आप लास्ट तक, जो भी बाद में देखने वाले लोग हैं, जो लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं, बाद में जो देख रहे हैं, आप सिर्फ 1-2 प्रश्न देख करके न छोड़ें. आपको कितना भी हल्का से लगेगा, लास्ट तक मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट बना देता हूं. बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बता देता हूं. तो वीडियो को हमेशा आप लास्ट तक देखें. उनके लिए बोल रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं. जो लाइव में जुड़े हैं वो तो मैं देखता हूं जुड़े रहते हैं. में प्रवेश करना, में प्रवेश करना के लिए आप एंटर का यूज करें, और ऐसी स्थिति में नो प्रेपोजिशन. एंटर के साथ आप कोई प्रेपोजिशन न लगाएं. आप गेट इनटू का यूज करें. इसका अर्थ भी होता है में प्रवेश करना, और कम इनटू का अर्थ भी होता है में प्रवेश करना. हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है जब हम एंटर का यूज करते हैं, इसलिए आप इनटू सोचे मत. अब यहां हमें डिटर्मिनर चाहिए, क्योंकि यह रूम जो है पर्टिकुलर है जिसमें कोई अजनबी प्रवेश कर गया, इसलिए हम सिर्फ द लगाएंगे. इन, इनटू और अप सोचना मना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्रुप ऑफ एबीसी स्कूल बॉयज डैश द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट K2. माउंट K2 के सबसे ऊंची चोटी पर एबीसी स्कूल के लड़कों का एक ग्रुप पहुंचा. अब क्या दें यहां,
वाक्ड है, स्केल्ड है, लॉस्ट है, वोन है, तो आप स्केल्ड देंगे। किसी पिक पर पहुंचने के लिए, जैसे यहां अगर कोई पिक है और कोई यहां से पहुंच रहा है ना, तो इस पिक के लिए हम यूज करते हैं स्केल का, स्केल का। और कोई चीज जैसे कोई पारा अगर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वहां भी हम स्केल का यूज करते हैं। बुखार बढ़ रही है, वो भी स्केल अप हो रहा है, स्केल हो रहा है। हालांकि बुखार बढ़ने के लिए, सेंसेक्स के बढ़ने के लिए हम सोवर का यूज भी करते हैं। तो आंसर स्केल्ड होगा, यानी 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, और प्रीमिटिव उस टाइम को बताता है जब मानव का विकास नहीं हुआ था, अविकसित थे हम लोग। प्रीमिटिव, प्राचीन, प्रेजेंट, वर्तमान, एंशिएंट, प्राचीन, मॉडर्न। अब इसको बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं मॉडर्न। मॉडर्न मत पढ़िए, यहां पर आपको एम्फेसिस देना है मॉडर्न, मॉडर्न, नॉट मॉडर्न। कल्चर्ड, कल्चर्ड मीन्स जिसमें संस्कृति भरी हुई हो, यानी जो संस्कृत हो। अब इसे भाषा ना समझ जाएं, यह विशेषण का काम भी करता है। तो प्रीमिटिव का हमें सिनोनिम देना है, इसलिए एंशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सीड। एक्सीड के लिए 4 ऑप्शन है, आप सभी आंसर देते रहें। एक्सीड के लिए 4 ऑप्शन है, कॉम्प्लाई है, रिफ्यूज है, प्रोटेस्ट है और डिसेंट है। तो एक्सीड का यह वर्ब है, एक्सीड, इसका अर्थ होता है मान लेना, मान लेना। एक और शब्द आपसे पूछूं, EXCEED, एक्सीड, एक्सीड, इसका मीनिंग बताइए आप लोग कमेंट करके। मान लेना या स्वीकार करना, मान लेना या स्वीकार करना। कॉम्प्लाई, मान लेना या स्वीकार करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज, इनकार करना। क्या इनकार करने में? अगर कोई आदमी आपको किसी भी तरह का ऑफर दे रहा हो, किसी भी तरह का प्रपोजल दे रहा हो, या आपको इनविटेशन दे रहा हो, आप लेने से मना करते हैं, नहीं हम नहीं आ पाएंगे, वैसी स्थिति में आप रिफ्यूज करते हैं। और बाकी सभी जगह इनकार करने के लिए आप डिनाई लगा दें। रिफ्यूज का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करें। प्रोटेस्ट, विरोध करना, प्रोटेस्ट, विरोध करना, और डिसेंट, असहमति। इसके लिए आप डिसएग्रीमेंट का यूज कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट का आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो शब्द है एक्सीड, इसका हमें बताना है सिमिलर वर्ड, तो कंप्लाई होगा, आंसर ए होगा। अब जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, एक्सीड, एक्सीड से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है से अधिक होना, टू बी मोर देन। और ध्यान दें, इसके साथ मोर देन का यूज नहीं होता है, हमेशा परीक्षाओं में इसके साथ मोर देन लगा देता है। आपको याद रखना है, एक्सीड का अर्थ ही होता है टू बी मोर देन, इसलिए एक्सीड और मोर देन एक साथ यूज नहीं किया जाता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि रिफ्यूज का सिनोनिम बोलें, आप डिक्लाइन इसका सिनोनिम लिखेंगे। और ध्यान दें, डिनाई नहीं लिख सकते, डिनाई किसी आरोप से मना करने के लिए यूज होता है, रिफ्यूज का साइनो डिक्लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द है रेप्रीमांड, इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, फ्लैटरी, रिवॉर्ड, रिब्यूक और प्रेज। आपको बताना है सिनोनिम रेप्रीमांड का। रेप्रीमांड मीन्स होता है फटकार लगाना, डांटना, फटकार लगाना या डांटना। फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी, फ्लैटर करने का काम फ्लैटरी है। अब चापलूसी के लिए इसका भी सिनोनिम आप कमेंट में लिख सकते हैं, रिवार्ड, रिवार्ड इनाम। देखता हूं किसको कितना याद है, इसलिए पूछते रहता हूं। और दूसरी बात,
आपको अगर याद है थोड़ा बहुत और थोड़ा भूल रहे हैं और फिर आपके मन पर आ जाएगा ना, तो वो कुछ दिन तक याद हो जाएगा, इसलिए भी पूछते रहता हूं। रिब्यूक, डांटना, फटकारना। अब देखिए, डांटने के लिए हम चाइड का भी यूज करते हैं, हम स्कॉल्ड का भी यूज करते हैं, हम रिप्रिमांड का यूज करते हैं, टेक टू टास्क का यूज करते हैं, हम बीरेट का यूज करते हैं, BERATE, धिक्कारना, डांटना, फटकारना। अब धिक्कारने के लिए रिप्रोच ज्यादा अच्छा होता है। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो आपसे कहा जाए ना कि स्कॉल्ड, चाइड इत्यादि का एंटोनिम बोलो, तो रिब्यूक का एंटोनिम प्रेज हो जाएगा, और रेप्रिमांड का सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक, चाइल्ड, स्कॉल्ड, टेक टू टास्क, बीरेट, ये सभी। मैंने आपसे कहा था कि फ्लैटरी का सिनोनिम दे दें, साइको फैंसी। साइको फैंसी इसका सिनोनिम होगा, साइको फैंसी, चापलूसी। तो 7 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 8। इसलिए मैंने कहा था सेट कितना भी हल्का क्यों न हो, अगर आप लास्ट तक सेट को देखते हैं, एक सेट में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बना देता हूं। अब आजकल के इंटरेस्टिंग का क्या कहें, आजकल के इंटरेस्टिंग का लड़के कहते हैं सर कुछ कहिए ना, कुछ कहिए, कुछ हंसाइए उसाइए। भाई ये मैं नहीं कर पाता हूं, मैं इसी से इंटरेस्टिंग बनाता हूं, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मीन्स होता है शांत करना, शांत करना, संतुष्ट करना भी होता है ग्रेटिफाई का अर्थ, शांत करना, संतुष्ट करना। इसका सिनोनिम होता है पैसिफाई, सटिस्फाई, पैसिफाई, सटिस्फाई, पैसिफाई, सटिस्फाई, रेटिफाई, रेटिफाई, अनोय, अनोय मीन्स होता है चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना। इसका सिनोनिम होता है राइल, वैक्स, टीज, इर्क, राइल, वैक्स, टीज, इर्क। अब आपके सामने शब्द है थ्रिल। अब इसी बीच चाय भी मिल गई वीडियो बनाते समय, क्लास के दौरान। थ्रिल, थ्रिल मीन्स होता है रोमांच। ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स होता है हास्य। इसके सिनोनिम के रूप में हम यूज कर लेंगे कॉमेडी का, कॉमेडी। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना, पूर्ति करना भी होता है और पूरा करना भी होता है। तो ग्रेटिफाई का हमें अपोजिट वर्ड देना है, तो ग्रेटिफाई का अपोजिट इसमें क्या होगा, अन्वय होगा। थ्रिल, ह्यूमर, फुलफिल होगा नहीं, अन्वय होगा। चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना। तो इसलिए रेटिफाई, ग्रेटिफाई का ये एंटोनिम हो जाएगा। 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में शब्द है हॉस्टाइल। नाउन और एडजेक्टिव दोनों का यह काम करता है। मैक्सिमम यह एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन का काम करेगा तो हॉस्टाइल मीन शत्रु हो जाएगा। एडजेक्टिव में इसका अर्थ होता है शत्रुवत। नाउन के रूप में इसका सिनोनिम हो जाएगा एनेमी। एडजेक्टिव के रूप में सिनोनिम हो जाएगा इनिमिकल। अब आपसे पूछा जाए एनिमी का एडजेक्टिव बनाओ, तो कुछ और नहीं, इनिमिकल ही होता है, कुछ और मत सोचिएगा। अनकाइंड मीन्स होता है निर्दयी। अनकाइंड मीन्स निर्दयी, तो क्रूएल मीन्स निर्दयी। मर्सीलेस, मर्सी लेस, निर्दयी। ब्रूटल, निर्मम, निर्दयी। क्रूर, फ्रेंडली, मित्रवत। जेनियल, कॉर्डियल,
एमिएबल, एमिकेबल, नेस्टी, वेरी बैड। नेस्टी मीन्स होता है वेरी बैड, और बीटर मीन्स होता है कड़वा। बीटर मीन्स होता है तीखा। तो आंसर क्या होगा जी? हॉस्टाइल का एंटोनिम देना है शत्रुवत और मित्रवत, इसलिए आंसर होगा फ्रेंडली। अब आपके सामने क्वेश्चन है 10 नंबर पायस, इसका आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर दें आप लोग। शब्द है पायस, पहले कई बार बताया हूं आप लोगों को। पायस मीन्स पवित्र होता है। पायस मीन्स पुण्यात्मा भी होता है, सद्गुणी भी होता है। इसका सिनोनिम कई बार आपको बता चुका हूं, कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। सैक्रेड मीन्स पवित्र। गॉडली ईश्वरीय, बहुत सुंदर शब्द गॉडली। जरा इसका सिनोनिम लिखा जाए ना, सिनफुल। पापी भी कहते हैं, पाप युक्त भी कहते हैं। पापी और पाप युक्त। डिवाइन दैवी, दैवी। तो गॉडली का सिनोनिम डिवाइन होता है, हिवेनली होता है, हिवेनली, और सेलेस्टियल होता है। ये सभी गॉडली के सिनोनिम है। सैक्रेड का सिनोनिम यहां तो पायस है ही, और पहले आपको बता चुका हूं, हलाउड मीन्स पवित्र होता है और होली मीन्स पवित्र होता है। तो पायस का हमें एंटोनिम देना है, अपोजिट। तो एंटोनिम क्या होगा? यहां सिनफुल होगा, क्योंकि ये तीन शब्द तो गुड सेंस के हैं, एक ही बैड सेंस का शब्द है, वही तो होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, बहुत सिंपल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना, ड्रिजलिंग, रिमझिम वर्षा। रेनिंग हेवीली आपका आंसर होगा 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, डू ए गुड टर्न, बहुत सुंदर फ्रेज बनाया जाए। डू ए गुड टर्न, डू ए गुड टर्न, के काम आना। आप मेरे काम आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम obliged टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एज यू डिड मी अ गुड टर्न। तो के काम आना, के काम आना, या का मदद करना, चाहे की मदद करना, तो क्या होगा? टू हेल्प समवन होगा। 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, इट बीइंग ए सन्नी डे, सन का एडजेक्टिव होता है सन्नी। इट बीइंग ए सन्नी डे, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू द जू बट टू गो टू ए मॉल।
सन्नी डे धूप होने के नाते, धूप होने के चलते हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जू नहीं जाएंगे, मॉल जाएंगे। तो दिक्कत क्या है? वाक्य तो सही है। ऐसे वाक्य पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। ज्यादातर अब चूंकि बीइंग वाला जो स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे इट बीइंग ए रेनी डे वी कुडंट गो देयर, बारिश का दिन होने के चलते हम लोग वहां नहीं जा सके, तो 99%, 98%, 95 कह सकते हैं आप। 95% तक वाक्य पास्ट में ही मिलते हैं, इसलिए अब यहां आप पास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। नो इम्प्रूवमेंट से बेहतर होगा भी डिसाइडेड सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर हम अड़ जाएं कि ना ये मेरा सही है, तो काटना मुश्किल होगा। कैसे कोई काट देगा कि आपका गलत है? सही भी है यह। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ईट, मेक वन ईट, खिलाना, कॉजेटिव वर्ब, सिंस मॉर्निंग। आप इस वाक्य में सिंस के बाद टाइम देख रहे हैं। सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम हो तो प्रेफरेबल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी कारण से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो पाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां ए होगा आंसर। 15 ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स, यानी वाटर का वह बॉडी, वह जल स्रोत जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हो, बहुत सारे द्वीप समूह हो, उसे क्या कहते हैं? इसका हिंदी होता है जल डमरू मध्य, स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। लेकिन इसका इंग्लिश में लिख दूं आपको, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज of water that connects two seas or two bodies of water. A passage of water that connects टू सीज, जो समुद्रों को जोड़ने का एक पतला सा जल स्रोत हो, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ मीन्स खाड़ी, आर्कीपेलागो ही होता है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स, और पेनिनस्यूला प्रायद्वीप। ये सभी जियोग्राफिकल वर्ड्स हैं। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। विडो, विधवा, यानी अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, विडोवर। विधुर, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। बैचलर, कुंवारा। एंड स्पिंस्टर, अधेड़ औरत। नहीं, ये लिखना ठीक नहीं है। अधेड़ औरत, हाँ, लिखें हम अविवाहित औरत, क्योंकि इसमें अविवाहित को ही हम स्पिंस्टर कहेंगे। अधेड़ औरत तो विवाहित भी हो सकती है ना, मैं मिस्टेक कर रहा था। आप लिखें अविवाहित औरत। वह औरत, वह लड़की जिसकी उम्र शादी करने की अब नहीं रह गई हो, शादी हुई नहीं, उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। तो आंसर 16 का बी होगा। 17 आपके सामने। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करिए, मैथेमैटिक्स। आंसर ए होगा। 18 शब्द है नेबर, NEIGHBOUR, बी होगा 18 का। 19 आपके सामने। आप इसे बनाएं, क्योंकि यह अरेंजमेंट है, थोड़ा समय चाहिए आपको, बनाएं इसे। बन गया। द रिसेशन, रिसेशन मीन्स होता है मंदी। द रिसेशन हैज मेड, रिसेशन
यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज मेड वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, बट बिकॉज नहीं अस, यानी यहां से शुरू करिए। द रिसेशन हैज मेड अस रियलाइज दैट, रिसेशन ने हमें एहसास करवाया है कि इट इज नॉट, यानी रिसेशन इज नॉट, नहीं है रिसेशन, किसके कारण, तो बिकॉज ऑफ वर्स मैनेजमेंट, यह खराब प्रबंधन के कारण नहीं है, खराब प्रबंधन की टेक्निक के कारण नहीं है, बल्कि बट बिकॉज ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ, इसलिए है ना कि ग्रोथ की लिमिट है, कि इससे अधिक ग्रोथ नहीं, यानी क्रम होगा आरक्यूपी, और आरक्यूपी ए में है, इसलिए 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, states of Bihar and Assam of India like the are a yearly phenomenon। अब मेनी पार्ट्स भाई किसका, किसका मेनी पार्ट्स, तो ऑफ इंडिया, तो फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द, अब लाइक द और द के बाद आर तो लगा नहीं सकते कि लाइक द आर, तो इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए ना द के बाद, तो यहां है लाइक द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड असम आर अ ईयरली फेनोमेनन। ईयरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट करके बता दें आप लोग, ईयरली यहां किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ है, कमेंट करके बता दें आप लोग। क्रम होगा क्यूपीआर, क्यूपीआर बी, और मैं आपको बताऊं कि ईयरली में ईयर नाउन है और इसमें एल वाई लगा है, और नाउन में जब एल वाई लग जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन में जब एल वाई लग जाता है तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो क्लोज टेस्ट से है। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट होता है, इसका सिनोनिम होता है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेड भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस, क्लियर, डेफिनिट भी इसका सिनोनिम होता है, लेकिन क्लियर सबसे अच्छा होगा। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ डैश करप्शन इज ए लॉस ऑफ पब्लिक स्टीम फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लाइफ। स्टीम शब्द का अर्थ होता है आदर, तो द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ डैश करप्शन, किस करप्शन की बात हो रही है यहां तक पढ़ने से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा तो इज ए लॉस ऑफ पब्लिक स्टीम, यानी यह जो लॉस है वो पब्लिक स्टीम का लॉस है, किसके प्रति, तो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लाइफ के प्रति। यानी इस लाइन में जहां हमें फील करना है किसकी चर्चा हो रही है, पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिकल लाइफ की। अब ऑप्शन देखिए, सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, तो निश्चित तौर पर आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल, क्योंकि चर्चा किसकी हो रही है, पॉलिटिकल की, इसलिए जल्दबाजी नहीं समझ करके आंसर दिया जाता है, तो आंसर होगा सी। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार, इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव, सबसे स्पष्ट प्रभाव यह है कि पब्लिक स्टीम ये राजनेता और राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोग खो चुके हैं। नाम सुनते ही लोग अरे लूटेगा लूटेगा ऐसे लोग कहने लगता है, स्टीम ये खो चुके हैं। एंड द वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो डैश, और जो वाइडर सोसाइटी है, व्यापक समाज, वह भी डैश है, इज ऑल्सो फेवरेबल, इज ऑल्सो एनकरेजिंग, इज ऑल्सो टेरिबल, इज ऑल्सो मोरालिस्टिक। अब यहां हम चर्चा करप्शन की कर रहे हैं, तो यहां मोरालिस्टिक दे नहीं सकते, उल्टा हो जाएगा ना, करप्शन भ्रष्टाचार है, करप्ट का अपोजिट वर्ड होता है मोरालिस्टिक, तो जो वाइडर सोसाइटी है वह भी डैश है, वह भी डैश है। कुछ छूटा है क्या हमसे, हाँ देखिए ये छूट गया है मेरे से शायद। द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो डैश,
अब इसको फील करने के लिए थोड़ा आगे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बात की गई वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ जो बात लग रही है इसको क्लियर करने के लिए आगे पढ़ेंगे। बिजनेस गेन्स सम मोर कैश क्रेडिट्स एज दे आर करप्टेड, डैश दिस थिंग्स अकर ओनली ऑन इनिशियल स्टेज। ये चीजें घटित होती हैं सिर्फ आरंभिक अवस्था में। करप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन इंडिया, करप्शन को भारत में डैश भी कहा जाता है। दिस डिजीज इंक्रीजेज, यानी इसको डिजीज कहा जाता है, तभी तो कहा गया डिजीज। दिस डिजीज इंक्रीजेज रिस्क्स एंड कॉस्ट टू बिजनेस डैश, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस and stops economic growth of the business. So the impact on business and wider society is also dash, is also favorable, यानी इसका प्रभाव बिजनेस पर और वाइडर सोसाइटी पर फेवरेबल है। प्रभाव इसका फेवरेबल कैसे होगा, अनुकूल कैसे होगा? इसका प्रभाव जो है वो एनकरेजिंग है कि टेरिबल है जी, टेरिबल है, बहुत बुरा प्रभाव है। टेरिबल इंपैक्ट, टेरिबल इफेक्ट, यानी वेरी बैड इंपैक्ट, वेरी बैड इफेक्ट, क्योंकि चर्चा नेगेटिव में हो रही है। मोरलिस्टिक, फेवरेबल और एनकरेजिंग ये तो पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, इसलिए आप टेरिबल देंगे। 22 का आंसर सी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। बिजनेस गेन्स सम मोर कैश क्रेडिट्स एज दे आर करप्टेड डैश, एज दे आर करप्टेड एक पार्ट कंप्लीट, क्योंकि ये कंजंक्शन दिख रहा है। तो बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट्स एज दे आर करप्टेड, चूंकि बिजनेस वाले लोग करप्टेड हैं, इसलिए जितना कमाना चाहिए ना उससे कुछ अधिक कैश ये एकत्रित कर लेते हैं, अमैस कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। डैश दिस थिंग्स ऑकर ओनली ऑन द इनिशियल स्टेज, लेकिन बिजनेस अगर कोई करने वाला भ्रष्ट है तो इनिशियल स्टेज में ही वो गेन कर पाएगा। फाइनल स्टेज तक तो सब कुछ खुलासा हो जाता है, वह एक्सपोज्ड रहता है। इसलिए अब दो अपोजिट बातें यहां की जा रही हैं, तो इन्हें जोड़ने के लिए बट चाहिए। बट दिस थिंग्स ऑकर ओनली ऑन द इनिशियल स्टेज, ये चीजें घटित होती हैं सिर्फ इनिशियल स्टेज में, सिर्फ आरंभिक और प्रारंभिक अवस्था में। करप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन इंडिया, करप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन इंडिया, क्योंकि आगे देख रहे हैं डिजीज है, तो हम यहां पर डिजीज देंगे। ये भी रूल है कि दिस डिजीज, यानी डिजीज पहले आ चुका है, तब कहा जा रहा है कि दिस डिजीज, यानी यहां डिजीज होगा। इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज, लेकिन यहां ग्रामर का मिस्टेक दिख रहा है, मुझे ए चाहिए। इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिजीज इन इंडिया। दिस डिजीज इंक्रीजेज रिस्क्स, और यह डिजीज जो है ना रिस्क को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एंड कॉस्ट को भी बढ़ा देता है टू बिजनेस। डैश इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को डैश कर देता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिजनेस का उसे स्टॉप कर देता है। तो शब्द नेगेटिव सेंस का ही चाहिए ना, क्योंकि यह डिजीज है जो रिस्क को बढ़ाता है। और कॉस्ट टू बिजनेस, बिजनेस में जो लोग आते हैं ना उन्हें महंगा भी ये पड़ने लगता है, कॉस्ट अधिक लगने लगता है। डैश इन्वेस्टर्स कॉमा है, इन्वेस्टर्स को इन्हांस कर देता है, इन्हांस मीन्स बढ़ाना होता है। शॉक कर देता है, डैमेज कर देता है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को। ये कौन शब्द है, एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट शब्द तो मेरे दिमाग में नहीं है। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शॉक में नहीं लाया जाता है, आदमी को शॉक में लाया जाता है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन ही मुझे बड़ा पता लग रहा है। दिस डिजीज इंक्रीजेज रिस्क्स एंड कॉस्ट टू बिजनेस, डैश इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। सब्जेक्ट इसका दिस डिजीज है।
एक ही आंसर दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस को डैमेज कर देता है। यानी आंसर 25 का बी होगा, बाकी कोई होने लायक नहीं है। तो इसी के साथ सेट 9 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम सेट 10 एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, सपोर्ट अपना हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।